आज हम करेंगे बोहर मॉडल ऑफ इट। तो लास्ट टाइम हमने किया था, रदरफोर्ड ने एक बात बताई थी, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट कंटिन्यूअसली लूज द एनर्जी। तो वो अगर एनर्जी लूज करता है तो उसके हिसाब से जब ये एनर्जी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। तो ये इसमें कहा था, ये सेंटर पार्ट था न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता था और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व करते करते हमने कहा था एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, सेंटर पार्ट में होगा। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी, लेकिन नील बोर ने इस बात को एक्सप्लेन किया, इस ड्रॉबैक को रिमूव किया। नील बोर ने क्या बात बताई? नील बोर ने बात बताई, जो भी बात में नील बोर बताएगा तो वो उसके पोस्टुलेट्स बन जाएंगे। पोस्टुलेट्स का मतलब उसको वेरीफाई कर लिया है और ये बातें सही है। उसने बताई व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, पहली बात उसने बताई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इनटू सर्टेन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इनटू सर्टेन ऑर्बिट। कहता जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स में करता है, शेल भी बोलते हैं इसको, KLMN शेल भी कह देते हैं, ऑर्बिट या शेल एक ही बात। तो 4 शेल उसने बताई, इस तरह से सर्टेन ऑर्बिट 4 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उसने बताया ये अगर न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिट बने हुए हैं, इसको नाम दे दिया गया KLMN, इस तरह से OP भी हो सकता है। अब कहता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसने एक रूल बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इन डिफरेंट ऑर्बिट, इन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आएंगे 2n² रूल से। 2n² रूल क्या है? 2n² रूल है, ये जो शेल का नंबर है, पहली शेल के लिए n1 है, फिर n2 है, n3 है, n4 है। तो इस तरह से आगे जाएंगे तो n5 होगा, 6 होगा। तो इसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे डिफरेंट ऑर्बिट में, उसके लिए रूल है 2n² रूल। तो k शेल के लिए अगर 2n² लगाएंगे तो 2 इंटू इसका 1, 2n² है तो n इसमें 1 है, n1 है k के लिए। तो फर्स्ट शेल बोलते हैं इसको, आप इसको फर्स्ट शेल कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 1² 2। L के लिए सेकंड शेल है तो 2 इंटू 2² 8, 2 to the 4, 2 to 8। n3 है m के लिए तो 2 इंटू 3² 9 इंटू 2 18। n4 है n शेल के लिए 2 इंटू 4² 32। तो इस तरह से KLMN शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 2, 8, 18, 32। अगर और शेल आएगी O तो 2 इंटू 5² 50 बन जाएगा ये। तो इस तरह से एक रूल बता दिया जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, हम इससे अगर हमारे पास कम है तो कम भी डाल सकते हैं, वो रूल है, फिर आगे अभी बता। तीसरी बात इसने बताई, व्हेन इलेक्ट्रॉन, इससे पहले ईच एनर्जी हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ईच एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल का मतलब है शेल। ईच एनर्जी लेवल हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी K शेल की अपनी एनर्जी है, L की अपनी है, M की अपनी है, N की अपनी है, सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी है।
तो कितनी कितनी एनर्जी? कहता है जो पहली शेल है इसको बोलते हैं लो एनर्जी लेवल, इसकी लो एनर्जी होगी, हाई एनर्जी लेवल की हाई होगी। इसके लिए फॉर्मूला ऑप्शन है En is equal to -13/6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे जूल एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे यूनिट है जिसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर ये n की वैल्यू k शेल के लिए पुट करो तो E1 आ जाएगा -13.6, E2 ये k हो गया। n शेल के लिए यहां 2 पुट कर दो तो -13.6/2 स्क्वायर, -13.6/4 तो -3.4 आ जाएगा। ये एल शेल के लिए हो गया, यानी ऊपर जाते जाएंगे तो इसकी एनर्जी आई है -13.6 जूल, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां आई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, तो कहता लो एनर्जी लेवल की लो होगी, हाई एनर्जी लेवल की क्या होगी? हाई होगी। तो आप ये कह सकते हैं लो एनर्जी लेवल हैज लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी लेवल हैज हाई, यानी नंबर 4 की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और नंबर 1 की एनर्जी सबसे कम होगी। फिर इसने बात बताई फोर्थ बात बताई, when electron revolve into the same orbit, then it do not lose or gain the energy। कहता जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो ना लूज करेगा ना गेन करेगा, यानी अगर इसमें घूमेगा तो इतनी एनर्जी से ही घूमता रहेगा, कभी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं है। हाँ, K से L में जाना है तो जो भी एनर्जी गैप है, जैसे इसमें -10 के आसपास का एनर्जी गैप है, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी एनर्जी इसको मिलेगी तब ये इसमें जाएगा। यानी लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, हाई से लो में आएगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा। तो उससे कहा इलेक्ट्रॉन इवॉल्व इनटू द सेम ऑर्बिट, it do not lose or gain the energy when it jump from low to high energy level, then it gain the energy। अगर लो से हाई में जाएगा तो गेन करेगा, और अगर हाई टू लो जाएगा, हाई टू लो जाएगा तो एनर्जी लूज कर देगा। यानी जो भी गैप है, जैसे इनका गैप -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये लो है ये हाई है, तो -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गेन कर लेगा, जब वापस आएगा तो इतनी क्या कर देगा? लूज कर देगा। इस तरह से सेम ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो लूज और गेन नहीं होगी, दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तभी लूज गेन होगी। अब ये जो बात थी इसकी, इससे रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक है वो रिमूव हो गई। इसने कहा था जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कंटिन्यूसली तो उस थ्योरी को देखा जाए तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करना चाहिए, लेकिन बोहर ने कहा ये कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। अगर ये एनर्जी लूज नहीं करेगा तो ये सीधी सी बात है, लूज और गेन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। तो इससे ये ड्रॉबैक जो है रदरफोर्ड की रिमूव हो गई। इसने रदरफोर्ड की उस बात को मान लिया, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम 3 पार्टिकल्स का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये बात रदरफोर्ड की उसने मानी, और उसके बाद ये बातें उसने अपनी तरफ से बताई, और इस पोस्टुलेट से
जो हमारी रदरफोर्ड की ड्रॉबैक है वो रिमूव होती है। तो ये आपसे पूछ लेता है बोहर ने ऐसी कौन सी बात बताई जिससे रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक है वो रिमूव होती है, तो वो ये पोस्टुलेट